Theorem 9 it says that the necessary condition for three non-zero non-collinear vectors A, B and C to be coplanar is that the STP of these all three vectors A, B and C is equal to 0. It means that इस तीनों वेक्टर्स के कोप्लानर होने के लिए इस तीनों का एसटीपी 0 होना नेसेसरी है। दैट इज A, B and C are coplanar implies that STP of these all three vectors is equal to 0. नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है जो इंप्लाई के आगे में जो स्टेटमेंट रखा गया है, जैसे कि यहां पर इस तीनों वेक्टर्स का एसटीपी 0 रखा गया है, इस स्टेटमेंट को नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है। मतलब इंप्लाई के आगे में जो स्टेटमेंट रखा गया है उसको हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो इंप्लाई के पीछे जो स्टेटमेंट रखा गया है, इस स्टेटमेंट के होने के लिए ये अगला स्टेटमेंट इंप्लाई के बाद वाला स्टेटमेंट जरूरी है, दैट इज नेसेसरी है। अर्थात ये बाद वाला स्टेटमेंट होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं जो तीनों का तीनों वेक्टर्स कोप्लानर होंगे। मतलब ये तीनों वेक्टर्स का यदि एसटीपी 0 है तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों वेक्टर्स यदि कोप्लानर है इसका मतलब है ये तीनों का एसटीपी 0। और स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखिए, यहां नन जीरो और नन कोलिनियर भी बोला गया है। मतलब इस तीनों वेक्टर्स के बारे में कहा गया जो नन जीरो होना चाहिए और नन कोलिनियर होना चाहिए। नन जीरो से मतलब है तीनों के तीनों वेक्टर्स जो पॉइंट वेक्टर नहीं होना चाहिए, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड जो है तीनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए। मतलब लंबाई कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट वेक्टर रख दे तो हो जाएगा। तो पॉइंट वेक्टर नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए। एंड नन कोलिनियर के बारे में बोला जा रहा है। नन कोलिनियर का मतलब इसमें से कोई भी दो वेक्टर, इस तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स एक लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। एंड कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर तो हम 0 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां से जब प्रोजेक्ट करेंगे दोनों को तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएगा। इसका मतलब ये भी कोलिनियर हो जाएगा। तो इसीलिए नन कोलिनियर का मतलब हुआ दोनों एक लाइन पे तो होना नहीं चाहिए और दोनों
पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, नेसेसरी के बाद देखिए यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन भी दिया गया है। असफिशिएंट क्या होता है, देखिए यही कंडीशन में नेसेसरी तो होगा ही, लेकिन सफिशिएंट कभी भी नेसेसरी के बिना नहीं होता, नेसेसरी के बाद ही सफिशिएंट होता है। मतलब नेसेसरी का मतलब तो अभी समझ चुके हैं आप। अब सफिशिएंट का मतलब हो गया आपका इसी नेसेसरी में इस तरफ से इंप्लाई हो जाएगा। मतलब अब जैसे इस तरफ से आप समझ रहे थे स्टेटमेंट को, आप उसी प्रकार से आप इस तरफ से समझिए स्टेटमेंट को। दैट इज इस वाले स्टेटमेंट के लिए ए वाला स्टेटमेंट आपका नेसेसरी हो गया। इससे पहले भी तो मैंने यही समझाया था नेसेसरी कंडीशन में, जो इस स्टेटमेंट के लिए ए वाला स्टेटमेंट नेसेसरी है, परंतु अब सफिशिएंट भी आ चुका है। इसका मतलब इस वाले स्टेटमेंट के लिए भी ए वाला स्टेटमेंट नेसेसरी हो गया। जब दोनों तरफ से इंप्लाई लग जाए तो उसे हम इफ एंड ओनली इफ या IFF से भी लिखा जाता है। मतलब डबल इंप्लाइज की जगह पर आप इफ एंड ओनली इफ का भी यूज कर सकते हैं और IFF का भी यूज कर सकते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब हो गया तीनों की तीनों वेक्टर्स यदि कोप्लानर होंगे तो इस तीनों का STP मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 होगा, और कोई तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 0 होगा तो तीनों के तीनों कोप्लानर होंगे, तीनों के तीनों कोप्लानर होंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम पहला स्टेटमेंट सपोज करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट यदि सपोज करेंगे तो पहले स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। किसी भी थ्योरम में या किसी भी क्वेश्चन में यदि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो तो उसे प्रूफ करने के लिए पहले स्टेटमेंट को हम सपोज करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को सपोज करके पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ कर लेते हैं। यहां नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं लेट all these three vectors are coplanar चलिए हम प्लेन भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन में तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर्स,
बी वेक्टर्स, सी वेक्टर्स, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, इसीलिए इसको कोप्लानर बोला जाता है। को मतलब साथ साथ, अब प्लेन मतलब जो आप देख रहे हैं प्लेन, मतलब एक प्लेन में है, इसीलिए इसको कोप्लानर बोला जाता है। ठीक, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी के बारे में कंसीडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से ही प्रोजेक्ट करते हैं हम किसी वेक्टर को, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के बारे में हम कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ए क्रॉस बी जो होता है, इसका डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ए क्रॉस बी जो होता है आपका एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी एंड वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस वी वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गया। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। आप अपने दिमाग में जो भी प्लेन लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी यदि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब है इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स है, जितने भी वेक्टर्स है, सारे के सारे वेक्टर्स पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी सी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि सी वेक्टर भी इसी प्लेन में है, सी वेक्टर भी इसी प्लेन में है, इसलिए सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों का डॉट जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, और देखिए यहां पर एक बार क्रॉस को यूज किया गया, एक बार डॉट को यूज किया गया है। इसका मतलब ये इस तीनों वेक्टर्स का एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो नेसेसरी कंडीशन इस प्रकार से आपका प्रूफ हो चुका है। अब सफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लेके चलेंगे, मान लेते हैं इस तीनों वेक्टर्स का एसटीपी जीरो है। तो हमें साबित करना है ये तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट इज ए क्रॉस बी डॉट विद सी इक्वल टू जीरो। It means that if dot product of two vectors is zero, only if first vector
either first vector is 0 or second vector is 0 or first vector is perpendicular on second vector। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट जीरो तभी हो सकता है जब इस तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड हो जाए। अर्थात पहला कंडीशन, पहला वेक्टर जीरो हो जाए, या दूसरा वेक्टर जीरो हो जाए, या दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए। तीनों में से कोई एक कंडीशन तो होना ही चाहिए, तभी दो वेक्टर्स का डॉट जीरो हो सकता है। C vectors cannot be zero because hypothesis of theorem says that, क्योंकि थ्योरम में ही कहा गया है जो कोई वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो C वेक्टर जीरो वेक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो बचा अब दो कंडीशन, या तो A क्रॉस B जीरो वेक्टर होंगे, या A क्रॉस B वेक्टर C वेक्टर के पेंडिकुलर होंगे। अब देखिए यहां पर A क्रॉस V वेक्टर या जीरो वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो कब कब हो सकता है। या तो यहां इस बात को लिख लेते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू जीरो वेक्टर होने के लिए आपका नेसेसरी कंडीशन क्या है, या तो A जीरो होना चाहिए, या तो B जीरो होना चाहिए, या A एंड B कोलिनियर होना चाहिए। मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो वेक्टर्स तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर्स हो, या दोनों एक दूसरे के, मतलब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, या कोलिन, दैट इज कोलिनियर। लेकिन ये तीनों कंडीशन के बारे में हाइपोथेसिस में बोला गया है, जो तीनों कंडीशन आप नहीं ले सकते। मतलब तीनों में से कोई वेक्टर को जीरो नहीं लिया जा सकता, और तीनों में से किसी दो को भी, या तीनों में से तीनों, टोटल तीनों को भी कोलिनियर आप नहीं ले सकते, और तीनों में से किसी दो को भी कोलिनियर नहीं ले सकते। तो ये तो हो ही नहीं सकता। जब तीनों में से कोई कंडीशन ही नहीं हाइपोथेसिस अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब A क्रॉस B भी जीरो नहीं हो सकता। तब दोनों कंडीशन हो, मतलब फेल हो गया। ना ही C वेक्टर जीरो हो सकता है, ना ही A क्रॉस B वेक्टर जीरो हो सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन बच जाता है आपका, A वाला कंडीशन। देखिए इसको हम ग्रीन कलर से दिखाया, तो A वाला कंडीशन सिर्फ ही बच जाता है। तो सिर्फ सिर्फ हम इसी कंडीशन पर अब कंसीडर करेंगे। ठीक, A क्रॉस B
परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर्स। बट ए क्रॉस बी जो नॉर्मल वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट मीन्स दैट ये हम जानते हैं जो ए क्रॉस बी जो होता है ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है। और ये तो अभी साबित किए हैं जो ए क्रॉस बी सी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट इट इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कोई भी वेक्टर्स तीनों के तीनों वेक्टर्स पर यदि कोई भी तीनों वेक्टर्स पर यदि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर्स इट इंप्लाइज दैट these all three vectors a b and c are lies in same plane। It means that it implies a b and c are कोप्लानर, मतलब तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर जाएगा। तो इस प्रकार से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं। देखिए एसटीपी जीरो लेकर हम सफिशिएंट कंडीशन में एसटीपी को हम जीरो लेकर के यहां तीनों को कोप्लानर साबित किए हैं जो सफिशिएंट कंडीशन है। और यहां पर देखिए तीनों को कोप्लानर लेके हम तीनों का एसटीपी जीरो साबित किए हैं जो नेसेसरी कंडीशन है। हेंस ए बी सी तीनों के तीनों नन कोलिनियर और नन जीरो है, तो कोप्लानर होंगे। If and only if the STP of all these three vectors A, B and C is equal to 0। अब नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10 में देखिए, for any three vectors A, B and C so that these all three vectors are coplanar। तो इसके लिए अभी थ्योरम देखे हाल, मतलब अभी हाल ही में देखे हैं अभी 9, थ्योरम नंबर 9। तो कोप्लानर साबित करने के लिए कुछ और नहीं, इस तीनों का एसटीपी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें जीरो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि तीन वेक्टर्स के लिए तीन वेक्टर्स के कोप्लानर होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है आपका तीनों का एसटीपी जीरो होना। ये तो अभी थ्योरम नंबर 9 में पढ़े हैं, उसका यूज होगा इसमें, मतलब तीनों का आप दिखला दीजिए बस एसटीपी जीरो है। ठीक है, तो प्रूफ में हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब हमें साबित करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि इस तीनों वेक्टर्स का, कौन कौन से वेक्टर्स है, ए माइनस बी, इसमें कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस तीनों का एसटीपी जीरो साबित करना होगा। इसका मतलब होगा तीनों के तीनों वेक्टर्स
कोप्लानर है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लीजिए इसको एक्सपेंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा, बी को सी के साथ क्रॉस कीजिए, बी को सी के साथ क्रॉस कीजिए, बी क्रॉस सी, फिर सी को सी के साथ क्रॉस कीजिए, इसके पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है तो सी क्रॉस सी हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप बी को ए के साथ क्रॉस कीजिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, बी क्रॉस ए माइनस सी, यहाँ पर माइनस और माइनस दो बार मतलब प्लस हो गया, सी क्रॉस ए। देखिए यहाँ पर देखिए आप सी क्रॉस सी है, मतलब दो सेम वेक्टर का क्रॉस है तो ये तो जीरो हो जाएगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस जो होता है आपका जीरो हो जाता है। इसके अलावा तीनों का तीनों सही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो हो गया। इसको जोड़ने ना जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लीजिए। तो ए का डॉट कीजिए, तीनों को बारी बारी से कीजिए। ए का डॉट आप तीनों के साथ कीजिए बारी बारी से। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए, बी के साथ कर दीजिए माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। देखिए इसमें टोटल टर्म्स को देख लीजिए आप, छः के छः टर्म्स को देख लीजिए। एक दोनों में एक बार डॉट आ रहा है, एक बार क्रॉस आ रहा है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, छः के छः टर्म। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो जब सेम वेक्टर आ जाता है तो उसका जो हो जाता है आपका आउटपुट जो हो जाता है जीरो हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से टर्म में इसमें दो सेम वेक्टर्स आ रहे हैं। पहला वाला टर्म में देखिए तीनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, जिसका मतलब इसका आउटपुट जीरो नहीं होगा। देखिए दूसरा वाला में देखिए, दूसरा वाला में ए दो
दो बार आ रहा है, मतलब ए का रिपीट हो रहा है, मतलब इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, तो इसको वैनिश कर लेंगे। इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है। तो अब देखिए लास्ट वाला में देखिए बी सी ए में तीनों एक एक ही बार आया है, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन है, तो ये अलाइव कर जाएगा, मतलब ये जिंदा बच जाएगा। तो बच गया आपका 2 टर्म, ए डॉट बी क्रॉस सी, और दूसरा वाला बच गया आपका बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं, देखिए इस दोनों में देखिए साइकिल को मिला के देख लेते हैं। यदि साइकिल सेम हुआ तो दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा, यदि साइकिल अलग अलग हो जाएगा तो एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लीजिए ए बी सी, इसका साइकिल देख लेते हैं, ए से स्टार्ट के ए बी सी दोनों का साइकिल सेम है, मतलब दोनों वेक्टर सेम है, ठीक ना, दोनों वेक्टर सेम है। तो फर्स्ट वेक्टर्स के लिए हम ए बी सी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब एसटीपी में साइकिल सेम हो तो दोनों वेक्टर सेम होते हैं, जब तक कि साइकिल चेंज ना करे तब तक उसका जो होता है आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, तो देखिए साइकिल यहाँ सेम है, मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। इसमें भी देख लीजिए आप, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, सेम साइकिल है। देखिए इसमें भी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए रहा है, ए आ रहा है। देखिए इसमें भी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। देख लीजिए सेम, दोनों में सेम साइकिल है। सेम साइकिल होने का मतलब दोनों सेम चीज है, तो इसके लिए ए बी सी लिखेंगे, इसके लिए भी ए बी सी लिखेंगे हम, ए बी सी इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। लेकिन दूसरे वाले के पीछे साइन आपका माइनस लगा हुआ है, तो सेम चीज से यदि हम घटाएंगे तो दोनों वैनिश हो जाएगा। तो वैनिश हो गया, तो वैनिश हो गया आपका 0 आ गया, मतलब 0 हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम साबित कर चुके हैं। देखिए हम LHS साइड लेके चले थे और RH साइड हम निकाल चुके हैं। इस प्रकार से इसका मतलब इस तीनों वेक्टर्स का जो आपका एसटीपी जो है 0 आ गया, इसका मतलब तीनों कोप्लानर होंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम नंबर 9। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। देखिए यहाँ थ्योरम नंबर 11, ये भी लगभग वैसे ही बोला जा रहा है। यहाँ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दिया गया है, मतलब यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन, मतलब यहाँ दोनों तरफ से साबित करना पड़ेगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इफ एंड ओनली इफ बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए आप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे है, इसका मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मतलब ए बी और सी इस तीनों वेक्टर्स के कोप्लानर होंगे, आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ ए वाला कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ ये स्टेटमेंट हो गया आपका, इस तरफ लिखा आएगा, ये वाला स्टेटमेंट इस तरफ लिखा है, ये वाला, मतलब ये तीनों वेक्टर्स को प्लानर होंगे इफ एंड ओनली इफ इस तीनों वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के को प्लानर होने पर, मतलब ए बी सी यदि को प्लानर होंगे तो ये तीनों भी को प्लानर होंगे, यदि ये तीनों को प्लानर होंगे तो ए बी सी भी को प्लानर होंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब यही होता है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट लेंगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट लेंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम साबित करेंगे, तो दोनों कंडीशन को बारी बारी से हम साबित कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं, आफ्टर दैट सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूव कर लेंगे। तो पहले हम लेकर चलते हैं जो ए बी सी है, जो कोप्लानर है,
यहां पर हम इसको मान के चलते हैं, कोप्लानर, इस स्टेटमेंट को मान के चलते हैं और इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर देंगे। हालांकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब दोनों तरफ से साबित करना है, तो पहले इस तरफ से हम साबित कर लेते हैं, देखिए उस तरफ से भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है। लेट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, all three vectors are coplanar। Implies that STP of all these three vectors is equal to 0, that is इस दोनों के बीच में हम क्रॉस यूज कर लेंगे, इस दोनों के बीच में हम डॉट यूज कर लेंगे। ठीक, एसटीपी का मतलब यही होता है, इज इक्वल टू 0। अब a प्लस बी वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए और इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपेंड कर लीजिए। b का क्रॉस होगा आपका c प्लस ए वेक्टर के साथ, इसी प्रकार C का क्रॉस हो जाएगा C प्लस ए वेक्टर के साथ, इक्वल टू 0। ए प्लस बी को फिर से एज इट इज रहने दीजिए, बी क्रॉस सी, बी को सी के साथ क्रॉस कर लिए, अब बी को फिर ए के साथ, बीच में एडिशन का साइन है, बी क्रॉस ए, फिर से यहां पर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हुआ है। अब फिर से इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज होगा। देखिए अगेन एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। देखिए इस दोनों के बीच में हमको एडिशन का साइन यूज करना था, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस ए है, यहाँ पर सी क्रॉस सी हो गया, मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस जो होता है 0 होता है, इसको 0 वाले को हटा लेते हैं हम। ठीक,
जीरो वाले को हटा लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। और सी क्रॉस ए, ठीक है। ये देखिए अब जो बचा है आपका 3 स्टेप, इसमें बचा है तीन टर्म बचा हुआ है इसमें। इस तीनों को हम पहले ए के साथ डॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में डॉट का साइन है, यहाँ पर डॉट का साइन है आपका। यहाँ पर हम तीनों को पहले ए के साथ डॉट करेंगे, फिर बी के साथ, मतलब 6 गो टर्म यहाँ पर फिर से जनरेट होगा। ए डॉट और 6 के 6 एसटीपी बनेंगे। कर लेते हैं हम। ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर से बी के साथ बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस, यहाँ पर सी था, बी डॉट सी क्रॉस ए। देखिए 6 के 6 एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर यदि सेम हो जाए तो उसका आउटपुट जो होता है, मतलब उसका रिजल्ट जो होता है, 0 हो जाता है। देखिए कौन कौन से में है। पहला वाला में ठीक है, दूसरा वाला में तो सेम वेक्टर है, तो ये वैनिश हो जाएगा आपका, ये भी वैनिश हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा और ये भी वैनिश हो जाएगा, फिर ये बच गया आपका। तो इसमें भी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपका 2 टर्म बच गया। देख लीजिए ए बी सी एस टी पी है। एस टी पी को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए यह भी एस टी वी है, तो बी सी ए। अब देख लेते हैं हम इस दोनों का, हम साइकिल देख लेते हैं सेम साइकिल है या नहीं इस दोनों एसटीपी को। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। इसमें देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, मतलब दोनों सेम साइकिल में है, मतलब दोनों सेम चीज है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करके हम लिख लिए, दोनों सेम चीज है, दोनों को ऐड करके लिख लिए, तो इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 स्केलर है, 2 को हम इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा। इसका मतलब इस तरफ बच गया आपका एस टी पी ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम इस तीनों वेक्टर्स के एसटीपी को हम 0 साबित कर चुके हैं। इसका मतलब हो गया तीनों का तीनों वेक्टर्स ए बी एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लानर। ठीक, अब देखिए हम मुझे इस तरफ से भी प्रूफ करना था, इस तरफ से तो कर दिए हम, मतलब इसको लेकर के हम इस तरफ से कर दिए, और इस तरफ से भी करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, उल्टा स्टार्ट कीजिए। ए बी एंड सी आर कोप्लानर, इस तरफ से स्टार्ट कीजिए और इस तरफ से आप उल्टा प्रोसेस कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा। इसी में हम लगा दे रहे हैं इफ एंड ओनली इफ का साइन। ठीक, इसका मतलब दोनों तरफ से साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही में दोनों होगा, क्योंकि सेम टू सेम होगा। और कितना होगा, वो उल्टा प्रोसेस होगा। अब यहाँ से यहाँ चले थे, अब वहां से यहाँ चलेंगे,
तो इसी में हम इफ एंड ओनली इफ साइन का यूज कर दिए। इसका मतलब है अब नीचे से ऊपर की ओर चले जाइए, तो इस प्रकार से आपका दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएगा। मतलब ए बी सी को कोप्लानर मानते हुए ये वाला स्टेप आपका प्रूफ हो गया, और ये स्टेप को मानते हुए, इस स्टेटमेंट को मानते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिए। इस प्रकार से इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूफ हो गया। तो 11th नंबर थ्योरम आप समझ चुके हैं। देखिए 12 नंबर थ्योरम, it says that the STP of all these vectors are a b plus c and third vector is a plus b plus c। इस तीनों वेक्टर्स का STP 0 प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम साबित कर देंगे। चलिए LHS ले लेते हैं हम। ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपका बी प्लस सी वेक्टर, तीसरा है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इस तीनों वेक्टर के एसटीपी को 0 साबित करना है। ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर। तो इस दोनों के बीच में आप डॉट का यूज कर लीजिए, इस दोनों के बीच में आप क्रॉस का यूज कर लीजिए। अब देखिए तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपेंड कर दीजिए। ए क्रॉस बी हो जाएगा, मतलब यहां क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन के ओवर हो रहा है। क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ए क्रॉस सी, इस पूरे का डॉट इस वेक्टर के साथ है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। अब इस पहला टर्म को दूसरे टर्म्स के साथ डॉट कर दीजिए, बारी बारी से कर देंगे हम। तो ए क्रॉस बी को डॉट करेंगे हम ए के साथ, फिर से ए क्रॉस बी को डॉट करेंगे हम फिर बी के साथ, सी के साथ। ठीक इसी प्रकार अब ए क्रॉस सी को डॉट करेंगे इस तीनों के साथ बारी बारी। ए क्रॉस सी डॉट विद ए वेक्टर्स प्लस ए क्रॉस सी डॉट विद वी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी डॉट विद सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर 6 का 6 टर्म जो है एसटीपी है, तो एसटीपी में कोई दो वेक्टर्स आपका सेम होगा तो उसका आउटपुट 0 हो जाता है। देखिए पहला वेक्टर भी सेम है, दो वेक्टर सेम है इसमें, ये और इसका भी आउटपुट 0 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 0, इसका ठीक है, इसका भी हो जाएगा, इसका ठीक है, इसका भी हो जाएगा। मतलब दो टर्म इसमें भी बच गया। देखिए ए बी सी, इसको इस प्रकार से लिख लिए, और दूसरा बचा ए सी
बी। अब देखिए दोनों का साइकिल सेम है या नहीं है। देखिए दोनों का साइकिल सेम है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए पहला वाला में जो है आपका ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। दूसरा वाला हम देखिए ए के बाद बी आना चाहिए, परंतु यहाँ पर ए के बाद तो सी आ रहा है। इसका मतलब है दोनों का साइकिल सेम नहीं है। हम पढ़े थे जब दोनों का साइकिल दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो एसटीपी का साइकिल यदि सेम ना हो तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब एडिटिव इनवर्स होंगे। मतलब दोनों के साइन में बस फर्क होगा, ये एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यदि पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरे को हम नेगेटिव ले लेते हैं, पहला वाले का नेगेटिव हो जाएगा ए बी सी। देखिए सेम चीज से सेम चीज यदि घटता है तो वैनिश हो जाता है, मतलब जीरो बचता है। तो इस प्रकार से हम इस तीनों वेक्टर्स के एसटीपी को हम जीरो साबित कर चुके हैं। ठीक, तो ये थ्योरम भी प्रूफ हो चुका है।